नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी, कौन से वो बिंदु हैं जिस पर कि हम बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ से जुड़ी खबर पर। जी हाँ, ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। समझने की कोशिश होगी कि ईपीएफओ ने ये कदम आखिर में क्यों उठाया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कोलोकेशन और डार्क फाइबर केस को सेटल करने के लिए सेबी को करीब 1400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि एनएसई ने ये कदम आखिर में उठाया क्यों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब फंसती नजर आ रही है। एग्री प्रोडक्ट्स के टैरिफ पर दोनों देशों में फिलहाल सहमति नजर नहीं आ रही है। समझने की कोशिश होगी कि आखिर में पूरा मामला है क्या। जापान ने पहली बार अपनी धरती पर सरफेस टू सी मिसाइल की टेस्टिंग की है। आखिर में इस टेस्टिंग के मायने क्या है और आखिर में जापान ने ये कदम क्यों उठाया, इसको भी आज जो है चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा सीज फायर की घोषणा के बाद अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर नए सिरे से बातचीत हो रही है। अंशुमान सर से जानने की कोशिश होगी कि आखिर में अमेरिका के इस कदम के मायने क्या हैं और आखिर में OMF की उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो ये बताती है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का डॉलर के लिए मोह अब कम हो रहा है। जानेंगे कि आखिर में केंद्रीय बैंक डॉलर की जगह गोल्ड को तरजीह आखिर में क्यों दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर पीएफ से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। शुरुआत प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना अब और आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पैसा निकालने की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी 5 लाख रुपए तक की राशि को बिना मैनुअल वेरिफिकेशन के निकाला जा सकेगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। सर, आखिर में ईपीएफओ ने ये लिमिट बढ़ाई क्यों? विपुल जी, इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ये 1 साल के भीतर ही इस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। 2-3 महत्वपूर्ण वजह है इसमें। एक तो ये कि ईपीएफओ से समय से पहले निकासी जिन विकल्पों के लिए, जिन ज़रूरतों के लिए होती है, उनमें उनकी लागत बढ़ गई है, चाहे वो मकान बनवाने के लिए हो या इलाज के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो। तो इसलिए ये रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी थी कि लोग इलाज के लिए या अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो ईपीएफओ से उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके और 5 लाख रुपए तक की निकासी की की सीमा उन्हें दी जा सके। दूसरी चीज़ ये कि हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास बचतों की समस्या है, नए निवेश के लिए, नई ज़रूरतों के लिए, और ईपीएफओ उनके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उपलब्ध होता है जहां वो बचत करते हैं, और इसलिए वहां से निकालने की छूट उन्हें मिलनी चाहिए, और इसीलिए ये फैसला किया गया है। अच्छा सर, क्या इस पे जिनके पास अकाउंट में लिमिटेड पैसे ही हैं तो क्या वो पूरी 100% निकाल सकेंगे? मान लीजिए 4 लाख 5 लाख अगर ही अलग अलग सीमाएं विपुल जी तय की गई हैं। इसमें में किस प्रयोजन से आप पैसा निकाल रहे हैं, उस प्रयोजन में कितना पैसा निकाला जा सकता है, ईपीएफओ के नियम उसके लिए स्पष्ट हैं। पर जो अधिक सीमा है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए अधिकतम कर दिया गया। ठीक सर। इस बीच रेलवे के किराए अगले महीने से बढ़ने वाले हैं। रेलवे मंत्रालय मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की गैर एसी किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी किराए में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बार की किराया बढ़ोतरी 12 वर्षों में सबसे कम होगी। सर, रेलवे के किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है, इस बढ़ोतरी का क्या असर आप देख रहे हैं? लंबे समय बाद, ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी की है, और मामूली ही है, 1 पैसे पर किलोमीटर है, लेकिन रेलवे को इससे 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू की उम्मीद है बचे हुए हिस्सों में, जब 1 जुलाई से जो किराया वृद्धि लागू होगी। रेलवे की दुविधा यह है कि रेलवे गहरी प्रतिस्पर्धा में है, एविएशन के साथ भी और सड़क मार्गों के साथ भी। जो रेलवे का क्रीम ट्रैवलर है, जो
एसी फर्स्ट क्लास में चलता है, वो लगभग पूरी तरह अब मूव कर गया है एयरलाइंसेस पर। वही रूट जहां पर एयरलाइंस की सुविधा अच्छी नहीं है वहीं लोग एसी फर्स्ट क्लास और इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं उन यात्राओं में सड़क मार्गों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन रेलवे के फिनांसेस दबाव में है, रेलवे को नए निवेश की ज़रूरत है, खासतौर पर फ्रेट कॉरिडोर्स के विस्तार के लिए, और इसलिए किराए में ये बढ़ोतरी की गई जिससे कि 700 से 800 करोड़ रुपए रेलवे को मिलेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने सेबी से कोलोकेशन और डार्क फाइबर मामलों को सेटल करने की अपील की है। इसके लिए एनएसई ने सेबी को 1388 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इस तरह के मामलों के सेटलमेंट के लिए किसी इकाई की तरफ से दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। सर, आखिर में एनएसई को ये ऑफर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये भारत का सबसे सनसनीखेज स्कैम था और इस स्कैम से भारत के वित्तीय व्यवस्थाओं की साख पर गहरे सवाल उठे थे, क्योंकि भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज ही दरअसल इस स्कैम में शामिल था, जो कोलोकेशन स्कैम था, जिसमें कि कुछ ब्रोकर्स के टर्मिनल्स लगाए गए थे जिनको एक्सेस दी गई थी और जो बाजार खुलने से पहले या बाजार के बाकी ऑपरेटर से पहले डेटा को एक्सेस कर सकते थे। बेहद सनसनीखेज था और इस पर काफ़ी कार्रवाई हुई, चर्चा भी हुई। लेकिन अब एनएसई को अपना आईपीओ लाना है और उस आईपीओ से पहले उसे केस सेटल करना होगा, तभी वो आईपीओ के लिए आगे जा सकती है। और इसलिए एनएसई ने सेबी को करीब करीब 1388 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना भरने का, केस को सेटल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कि 1165 करोड़ रुपए को लोकेशन स्कीम के हैं और 223 करोड़ रुपए जो डार्क फाइबर बिछाया गया था उसके लिए है। अब सेबी को ये डिसाइड करना है कि वो इस जुर्माने की वसूली के बाद एनएसई को इस दाग से, इस घोटाले से मुक्त करती है, क्योंकि एनएसई का आईपीओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ पिछले 5 साल से बाजार में सबसे ज़्यादा अपेक्षित, सबसे ज़्यादा बार चर्चा किया गया आईपीओ है। तो इसलिए और ये रास्ता शायद आने वाले समय में सेबी को और एनएसई को एक जगह लाकर इस मामले को सेटल करने के लिए का रास्ता खोल सकता है। इस बीच बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ी लिक्विडिटी पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने 27 जून को 7 दिन का वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शन करने का फैसला लिया है। बैंकिंग व्यवस्था में सरप्लस लिक्विडिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सर, रिजर्व बैंक आखिर में क्या आवश्यकता पड़ी कि रिजर्व बैंक को ये करना पड़ा? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। 7 दिन पहले रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, ये कहा कि बाजार में हमें लिक्विडिटी की जरूरत है, लोगों को सस्ता कर्ज मिलना चाहिए। और आपको याद होगा विपुल जी, हम लोग थे उस कार्यक्रम में बोनस पॉइंट में, जब हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था, हम लोगों ने डिस्कशन में ये कहा था कि बाजार में लिक्विडिटी की जो स्थिति है उसको देखते हुए इस ब्याज दर में कटौती का कितना लाभ होगा, क्योंकि बैंक्स तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, उनके पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि कर्ज की मांग बाजार में नहीं है। और देखिए वही स्थिति आई कि रिजर्व बैंक को शुक्रवार को अब एक रिवर्स रेपो ऑक्शन करना पड़ेगा करीब 1 लाख करोड़ का, जिससे बाजार से वो एक्सेस लिक्विडिटी को वापस निकालेगा, क्योंकि इसका असर आने वाले समय में मुद्रास्फीति या महंगाई पर पड़ सकता है। और चूंकि भारत में क्रेडिट की आफ्टेक बढ़ने की उम्मीद नहीं दिख रही है अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में, इसलिए आरबीआई को उल्टा काम करना पड़ेगा। बाजार में ज़्यादा पूंजी छोड़ने के बजाय बाजार में जो बह रही है या जो तैर रही पूंजी है उसे वापस खींचना पड़ेगा। और इस पर लोगों की निगाहें होंगी, बैंक खासतौर से बैंकिंग स्ट्रीट की निगाहें इस पर होंगी कि फ्राइडे का जो रिवर्स रेपो ऑक्शन है वो कैसे काम करता है। जी, इस बीच घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिस सब्सिडी की बात कही है उसके लिए योजना और दिशा निर्देश 15 से 20 दिन में जारी हो सकते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके लिए सब्सिडी देने की योजना भी है। सर, इस स्कीम से क्या भारत में वाकई में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की समस्या का समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मामला बड़ा पेचीदा है। रेयर अर्थ के लिए सरकार 1000 करोड़ की सब्सिडी देने जा रही है। इंडस्ट्री ने 20 से 50% सब्सिडी मांगी थी। सबसे बड़ी दुविधा ये कि क्या भारत, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या दुनिया का कोई भी देश रेयर अर्थ निकालने में सक्षम है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे भूगोलों में रेयर अर्थ उपलब्ध है, भारत में भी रेयर अर्थ के खनिज उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी प्रोसेसिंग क्षमता बनाने की, जो चुटकियों में नहीं बन सकती। तो इस 1000 करोड़ की सब्सिडी से क्या भारत में रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग शुरू हो पाएगी? क्योंकि प्रोसेसिंग की पूरी तकनीक, इसका पूरा तौर तरीका, उस पर चीन काबिज है। 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग पूरी दुनिया में चीन में होती है। यहां तक कि अमेरिका की माइंस में भी जो रेयर अर्थ निकलता है उसकी भी प्रोसेसिंग के लिए उसे चीन ही भेजा जाता है। तो
शुरुआत है, सरकार की सब्सिडी से शायद नया निवेश आए, कुछ कोशिश शुरू हो, लेकिन फिलहाल जो भारत की ऑटो कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जिस समस्या से जूझ रही हैं रेयर अर्थ मैग्नेट का, उसका कोई समाधान नहीं। ये लंबी दूर की सोच है, लंबा समय लगेगा भारत में रेयर अर्थ निकालने के लिए और उसके बाद प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्षमता बनाने के लिए। प्रोसेसिंग को लेकर एक और बड़ी समस्या है, इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए कई सारे मामले बाधा में आते हैं और इसलिए दुनिया के बहुत सारे देशों में रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बंद हो जाती है। जैसे स्वीडन में एक माइन थी जो रेयर अर्थ निकाली जाती थी, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी थी, उसको बंद कर दिया गया, अब उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तो कंपनियां और भारत के उद्योग पूरी तरह चीन के मोहताज हैं, चीन पर निर्भर हैं। और यह बेहद आश्चर्यजनक बात है कि पिछले एक महीने में तमाम कोशिशों के बाद भी चीन ने भारत के रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति को लेकर उदार होने का कोई संकेत नहीं दिया है। अमेरिका और यूरोप के साथ तो चीन की बातचीत चल रही है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फंसती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे उसके मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि प्रोडक्ट पर टैरिफ घटाए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से सस्ता इंपोर्ट भारतीय किसानों के लिए सही नहीं होगा और दूसरी तरफ अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट जीएम होने की वजह से भी भारत तैयार नहीं है। इस वजह से ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर, क्या ये ट्रेड डील फंसती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, ट्रेड डील फंस रही है विपुल जी। अब हम केवल वो जो 26% की ड्यूटी की सीमा है जो 9 जुलाई है, उससे हम मुश्किल से कुछ दिन दूर हैं। अगर आप मान के चलें तो 15 दिन की दूरी रह गई है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस निर्णय पर कायम रहते हैं कि 9 जुलाई तक जिन भी देशों के साथ उनकी संधि नहीं होती उनमें वापस 26% ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो भारत पर ही ड्यूटी लगाई जाएगी। वार्ताओं के लंबे दौर के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्तों में गर्मजोशी नहीं आ रही, बल्कि ठंडापन बढ़ रहा है, जो संकेत हमें मिल रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच ताजे संघर्ष के दौरान अमेरिका की तरफ से की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय पक्ष असहज है और अब बात वहां आकर फंस गई है जहां भारत के लिए फैसला करना मुश्किल है। अमेरिका ये चाह रहा है कि सोयाबीन और कॉर्न का बाजार भारत के लिए खोला जाए, भारत में भारत उसका आयात शुरू करे, क्योंकि चीन ने अपने यहाँ अमेरिका के सोयाबीन के आयात पर सख्ती की है और सोयाबीन अमेरिका की प्रमुख फसल है। भारत के लिए बेहद मुश्किल होगा कि अपने किसानों के हितों को पीछे करते हुए वो मक्के की, कॉर्न की और सोयाबीन का इंपोर्ट शुरू कर दे। और यही वो बुनियादी मुद्दा था जिसको जो हम बराबर शुरुआत से इस चर्चा में बात कर रहे थे, जब भी भारत और अमेरिका की व्यापार डील पर हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी कि अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने किसानों का सामान बेचना और उसके लिए वो भारतीय बाजार को खोलना चाहता है। भारत की तरफ से इस संदर्भ में अभी कोई सकारात्मक रुख नहीं रख दिया गया है और इसलिए कई दौर की वार्ताओं के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। हालांकि कुछ चीज़ों पर सहमतियां हैं, अमेरिका से ड्राई फ्रूट्स के इंपोर्ट पर सहमतियां हैं, भारत अपनी तरफ से कुछ उदारता दिखा रहा है, बाजार खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कृषि को लेकर भारत ने अमेरिका की शर्त फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है और ऐसी स्थिति में ट्रेड डील अभी फिलहाल जहां की तहां खड़ी हुई है, जो परिस्थिति इस समय दिखती है। और वही सर, अगर भारत यूके ट्रेड डील की बात करें, वहां पर क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? ये स्मूथ हो गई है विपुल जी। ट्रेड डील के पर सहमति की घोषणा हो गई है। इस बात की संभावना है कि शायद इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई के अंत में इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, क्योंकि मोटी सहमति बन गई है। और चूंकि ट्रेड डील थोड़ी लंबी है, लॉन्ग रोप है, कई सारे प्रावधान 10 साल बाद लागू होंगे, कुछ 5 साल बाद लागू होंगे, मोटी एक बड़ी सहमति बन गई है, तो इस हिसाब से ट्रेड डील के कुछ प्रावधान सक्रिय हो सकते हैं और जुलाई के अंत में शायद भारत और यूके की ट्रेड डील पर दस्तखत किए जा सकते हैं। इस बीच अदानी ग्रुप अपनी एयरपोर्ट कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस से अलग कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेस के सीएफओ के हवाले से ये जानकारी दी गई है। ये डीमर्जर अगले 2 साल में होने की संभावना है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग देश की दूसरी बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। फिलहाल ये कंपनी देश भर में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन देखती है। सर, इस डीमर्जर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसमें निवेशकों के लिए आप क्या कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, या निवेशकों के लिए क्या बड़ी खबर है यहाँ पर?
विपुल जी, अडानी की कल एनुअल जनरल मीटिंग थी और जो निवेशक हैं वो अडानी समूह को अब और गौर से और करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि अडानी समूह, अडानी इंटरप्राइज अपने आप में इतना बड़ा कांग्लोमरेट खुद हो गया है। बड़े ग्रुप के पास तो कई सारे अलग अलग कारोबार, बिजनेस एसेट्स हैं, पर अडानी इंटरप्राइजेस स्वयं में काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। और जैसे जैसे अडानी समूह के विस्तार की परियोजनाएं बन रही हैं, $100 बिलियन के आसपास के निवेश का कार्यक्रम कल घोषित किया गया था। इसे देखते हुए अडानी समूह में अब डीमर्जर होंगे और जो वैल्यू है और जो वेल्थ है उसकी अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसी की तरफ संकेत दिया गया अडानी समूह की तरफ से कल कि वो एयरपोर्ट कंपनी को, एयरपोर्ट कारोबार की कंपनी को अलग करेगा। अब ये कंपनी अलग होने के बाद इसके शेयरों का बंटवारा कैसे होगा, क्या इसका आईपीओ लाया जाएगा, ये सब चीजें, तमाम चीजें चर्चाओं में हैं। लेकिन अडानी समूह अपने एयरपोर्ट ऑपरेशन को लेकर काफी विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए आपको हमने कल चर्चा भी की थी कि अडानी समूह ने भी हाल में ही $1 बिलियन की एक बारोइंग की है, जो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड था कॉर्पोरेट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिस पर $1 बिलियन के आसपास की बारोइंग हुई है। तो ये पैसा इन्वेस्ट करने के साथ अडानी समूह एयरपोर्ट नेटवर्क में विस्तार करेगा और इसलिए इस कंपनी को अलग किया जाएगा। संकेत हैं कि 2027-28 तक शायद ये डीमर्जर संभव होगा और तब तक अडानी समूह का जो मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट है वो भी अपने फुली ऑपरेशनल स्थिति में आ जाएगा। बीच एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के ऑडिट में देश के कई एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी पकड़ी गई। इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट भी शामिल हैं। नियमों की अनदेखी पकड़े जाने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को नोटिस भी भेजा है और साथ ही साथ 7 दिन के भीतर नियमों के तहत सुधार करने के लिए भी कहा गया है। सर, क्या कुछ बड़ी खामियां दिखाई दी हैं डीजीसीए के इस ऑडिट में? विपुल जी, जिस दिन वो दुर्भाग्यशाली दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में एयर इंडिया की, उसी दिन हम लोगों ने अपनी चर्चा में कहा था और उसके बाद भी चर्चा में बोनस पॉइंट में हमने कहा था, दर्शकों को याद होगा, कि भारत की एविएशन सिक्योरिटी में बेहद गंभीर खामियां हैं। जल्दबाजी में भारत में एयरपोर्ट खोले गए हैं, विमान खरीद कर विमान सेवाएं शुरू की गई हैं। इस बीच उड़ान स्कीम भी आ गई। जो बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एयरपोर्ट और वाहन और विमानों की सुरक्षा, उसमें गहरे और बड़े समझौते हुए। और यही बात डीजीसीए की रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गई, जो बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक है कि भारत की एविएशन सिक्योरिटी का क्या हाल है, डीजीसीए ने अपनी इस ताजे पड़ताल और ऑडिट में पाया है। अगर ये दुर्घटना नहीं हुई होती, सब दुर्भाग्य है हमारे लिए, सरकार के और सरकार के नियामकों पर सवाल उठता है कि इतनी मौतों के बाद डीजीसीए को यह ऑडिट करना पड़ा और तब उसे यह पता चला कि भारत के विमानों में बार बार तकनीकी खामियां दिखती हैं और निगरानी और सुधार पर्याप्त नहीं है। तो भारत का रेगुलेटर दरअसल क्या करता रहता है हवाई अड्डों पर जांच और पड़ताल के लिए, यह सवाल है। तो डीजीसीए की सर्विलांस रिपोर्ट कल जारी हुई, उसमें पता चला कि विमानों में तकनीकी खामियां बार बार दिखती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है और विमान ऐसे ही उड़ाए जाते हैं, जो बेहद खतरनाक बात है। दूसरी चीज है कि विमान के मेंटेनेंस में इंजीनियर्स ने मैनुअल के सुरक्षा नियमों का पालन ही नहीं किया, ये डीजीसीए ने पाया है। महत्वपूर्ण सिस्टम ऐसे ही अनलॉक छोड़ दिए गए हैं, खराबियों को तकनीकी लॉगबुक में दर्ज नहीं किया जाता। एविएशन सिक्योरिटी की ये बुनियादी व्यवस्था है कि अगर कहीं भी कोई खराबी पाए तो उसे लॉगबुक में दर्ज किया जाए ताकि उसे बाद में रिकॉर्ड में लिया जा सके। कई जगह विमानों के अंदर भी लाइफ वेस्ट जैसी चीजें सही और उचित नहीं पाई गई। और इसलिए जब विपुल जी, यात्रा करने वाले लोग, जो नियमित यात्रा करने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर जब ये चिढ़कर लिखते हैं कि सीट टूटी है, आवाज आ रही है विमान के भीतर से, तो उसे डीजीसीए गंभीरता से नहीं लेता। और आज वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में खुलकर निकल कर आई हैं, जो इस जांच के बाद शुरू हुई है। हवाई अड्डों पर बड़ी खामियां, हवाई अड्डों पर रनवे में सेंट्रल लाइन की मार्किंग तक फीकी पाई गई। आप देखिए क्या स्थिति, अगर रात में लैंड कर रहा हो तो पायलट को प्रॉपर रनवे भी नहीं दिखाई देता। टैक्सीवे की लाइटें ही ठीक नहीं है, यह भी पाया गया। 3 साल से अधिक समय से हवाई अड्डों के आसपास जो निर्माण हुए हैं उनके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है हवाई अड्डों के पास, कि हवाई अड्डों की सीमा के बाहर क्या बन रहा है, कौन सी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये सिक्योरिटी की भी बड़ी लैप्स है, सुरक्षा की भी बड़ी चूक है। इसके अलावा कई जगह रैंप क्षेत्रों में स्पीड गवर्नर नहीं थे, इनके परमिट रद्द किए गए और ड्राइवर निलंबित किए गए। ये पायलटों की संचालन संबंधी मामलों में भी गंभीर खामियां पाई गई। पायलटों के प्रशिक्षण के लिए जो सिमुलेटर बनाए गए हैं वो भी पुराने हैं, उनको भी नया नहीं किया गया। हम भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार मानते हैं और एक तरफ सरकार भारत को एविएशन हब बनाना चाहती है, दूसरी तरफ भारत में एविएशन सिक्योरिटी की स्थिति यह है, विमानों की सुरक्षा की स्थिति है और बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे सीधे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, डीजीसीए की रिपोर्ट ने बताया है। जी, अब रिपोर्ट की तमाम सारी खामियां तो सर सामने आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इन खामियों को देखने के बाद डीजीसीए ने क्या किया और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई होगी?
अब तो खुलकर सामने आ गया कि विमान खराब हैं, विमान ठीक नहीं है, उन पर रखरखाव नहीं किया जा रहा। तो जो फैसले लिए हैं, डीजीसीए ने जो आदेश दिया है उसमें यह है कि 7 दिन का समय दिया गया है एयरलाइंसेज और हवाई अड्डों को अपना कामधाम ठीक करने के लिए। जुर्माना लगाने की बात है, परमिट रद्द किए जाते हैं, लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। एयरलाइंस को अपने मेंटेनेंस, प्रशिक्षण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तत्काल बड़ा खर्च करना पड़ेगा और 15 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था के सॉल्यूशंस निकालने होंगे और सुधारने की योजना देनी होगी। डीजीसीए रात और सुबह के समय अब प्रमुख हवाई अड्डों की निगरानी को और तेज करेगा। नतीजा इसका क्या होगा? नतीजा यह होगा कि इस पूरी व्यवस्था में एविएशन व्यवस्था, फ्लाइट डिले होंगी, जहाज रुकेंगे, फंसेंगे, क्योंकि विमानों को बार बार सिक्योरिटी चेक के लिए जाना होगा। और यह काम अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता। हमने इतनी बड़ी दुर्घटना देखी और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है भारत के एविएशन सेक्टर के लिए। ये बड़ा दाग है भारत के एविएशन सेक्टर पर कि हमने जब इतनी बड़ी दुर्घटना देख ली और ये देख लिया कि एक जहाज जो उड़ते समय थ्रस्ट नहीं ले पाया और उसके इंजन काम नहीं कर रहे थे, जो कि बेहद अभूतपूर्व है, तब हम इस बात के लिए जागे और हमें पता चला कि भारत के हवाई अड्डों की या विमानों की, विमान सेवा की स्थिति है बेहद गंभीर रिपोर्ट है इस दृष्टि से। इस बीच चीन में कारों के एक्सपोर्ट में नई गड़बड़ी सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कारों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीन ने नई गाड़ियों को यूज्ड कार बता करके उनका एक्सपोर्ट किया। इन गाड़ियों को यूज्ड कार बता करके रूस, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता रहा, जिससे चीन के कार एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की जाती रही। सर, ये मतलब क्या है पूरा मामला और चीन में इसे आखिर में कौन अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा था? दरअसल चीन का पक्ष इस मामले में यह है कि चीन ने यूज्ड कार का एक पूरा बाजार तैयार किया है। दो तरीके के पक्ष आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑटो कंपनियां हैं, ऑटो प्रेक्षक, वे मान रहे हैं कि चीन ने अपनी नई कारों को या पुरानी कारों को नई कार बनाकर यूज किया है। पर चीन के अगर आंकड़ों को आप करीब से देखें तो चीन ने एक यूज्ड कार का एक पूरा मार्केट खड़ा किया है सेंट्रल एशिया में। जो ये कारें जो चीन का लैंड और ट्रेन नेटवर्क है जो चीन से मध्य एशिया की तरफ जाता है, वहां ये कारें जाती हैं। इसमें जो खरगोश गेटवे के आसपास और नॉर्थ वेस्ट चाइना में कजाकिस्तान को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, इन रास्तों से ये कारें भेजी जाती हैं। पर और इनका मध्य एशिया एक बड़ा मार्केट है। पर ये यूज्ड कार थोड़ी तकनीकी तौर पर यूज्ड नहीं है, जीरो माइलेज कारें हैं। यानी ये कारें नई तो हैं पर इनमें कोई माइलेज नहीं है और इन्हें पुरानी कार बताकर भेजा गया। इसके पीछे जो रणनीति है चीन की, जो विवादों में आ रही है, करीब करीब चीन ने इसे 4 लाख से ऊपर व्हीकल और एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि करीब चीन के कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट का 50% के आसपास है। पर इसके सहारे चीन ने प्राइस कट किए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासतौर से मध्य एशिया के बाजारों में सस्ती कारें बेचने की तैयारी की है, बेचे हैं। और इसका असर दुनिया में जो नई कार बनाने वाली है, जो बड़ी कार कंपनियां हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा पर पड़ रहा है। और हम विस्तार से जो लोग बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्हें याद होगा, करीब 2-3 हफ्ते पहले हमने चीन के ऑटो मार्केट के भीतर क्या हो रहा है, ये समस्या कहाँ से आ रही है, यूज्ड कार वाली, चीन का ऑटो उद्योग कैसे चरमरा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। चीन के ऑटो उद्योग पर दबाव है, क्षमताएं बेहद ज़्यादा हैं, सरकार ने सब्सिडी दी थी तो ईवी की फैक्ट्रियां लगाई गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए गए, अब उनकी सेल्स कम हो गई है। तो कई छोटे ब्रांड बंद हो रहे हैं और बड़ी कंपनियों को अपनी कारों पर 30 से 35% डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। दुनिया भर में युद्धों के तनाव के बीच जापान ने भी मिसाइल टेस्ट कर लिया। बाहरी ताकतों से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जापान ने पहली बार अपनी धरती पर जमीन से समुद्र में जहाज़ों को मार गिराने के लिए मिसाइल टेस्टिंग की है। पहले जापान इस तरह की टेस्टिंग अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के बेस पर करता था। सर, जापान की ये टेस्टिंग किस तरीके की है और इसको इतनी तरजीह, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम हो रहे हैं। कल विपुल जी आप एक खबर लेके आए थे कि ओमान इनकम टैक्स लगाने वाला है, और आज आप खबर लेके आए कि जापान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब जापान ने अपनी जमीन से मिसाइल टेस्ट की है। और ये बड़ा प्रयोग है और इसकी पूरी दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम में चर्चा है। और नाटो की बैठक जो आज हेग में चल रही है, वहां भी इसकी गूंज या इसकी बात सुनाई दी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जापान ने जो मिसाइल लेकर आया, जिस मिसाइल का इसने टेस्ट किया है, ये टाइप 88 मिसाइल है जो सतह से, जमीन से समुद्र में मार करती है। ये होकाइडो का जो शिजुनाई रेंज है वहां से दागी गई। 40 किलोमीटर दूर समुद्र में एक अनमैन्ड व्हीकल था, उसे निशाना बनाया गया। करीब 300 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, परीक्षण सफल हुआ
और जापान मिसाइल का अगला टेस्ट 29 जून को करने जा रहा है। दरअसल इससे पहले तक जापान अपनी जमीन पर से मिसाइल टेस्ट नहीं करता था। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में मिसाइल टेस्ट होते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला लाइव फायर है जिसका जो जापान की जमीन से होता दिख रहा है। सर, लेकिन इसके अगर हम रणनीतिक पहलू की बात करें, वो क्या दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या रही इसकी? विपुल, आप बोनस के दर्शकों को याद होगा कि 3-4 हफ्ते पहले हमने पूरी दुनिया में हथियारों की नई होड़ पर एक अर्थम में विस्तार से चर्चा की थी और उसमें हमने बताया था कि जैसे जैसे अमेरिका दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारियों से अपने को दूर कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही दुनिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो रही है और दुनिया के तमाम देश अपना नया निवेश हथियारों पर कर रहे हैं। जिसके संदर्भ में बताया था कि जो उभरते हुए प्रमुख हथियार निर्यातक हैं, चाहे वो मध्य पूर्व के हों या चीन हो या साउथ कोरिया हो, ये बड़े निर्यातक बन रहे हैं। उसमें हमने जापान का भी जिक्र किया था। जापान की ने इस मिसाइल के टेस्ट को रणनीतिक रूप से कई जगह निशाने पर रखा है और इस पर और ये इसका एक महत्व है। चीन की नौसैनिक गतिविधियां जापान के आसपास लगातार बढ़ रही हैं। 2022 में जापान ने जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की थी, उसमें चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया था। चूंकि अमेरिकी प्रशिक्षण पर, अमेरिकी साजो सामान पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है, लागत को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए चीन अब मिसाइल क्षमताओं को खुद विकसित कर रहा है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज 1000 किलोमीटर रेंज की टाइप 12 मिसाइल विकसित कर रही, जो जापान के लिए अप्रत्याशित है। इसके अलावा मिनातो मिशोरिमा आइलैंड है, वहां पर जापान एक नया मिसाइल रेंज बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक विकल्प वाली टॉम हॉक जैसी मिसाइलें बनाने की बात हो रही है ताकि उत्तर कोरिया और चीन की मिसाइलों का सामना किया जा सके, क्योंकि जापान के दोनों तरफ चुनौतियां, नॉर्थ कोरिया आक्रामक है और जापान खतरे की जद में है और चीन के साथ तो जापान के रिश्ते पुराने तौर पर खराब हैं। हालांकि जापान की जनता के लिए, जापान की संस्कृति के लिए ये थोड़ा अप्रत्याशित है और इसलिए होकाइडो में जहां से ये मिसाइल टेस्ट हुई, वहां इसका विरोध भी हुआ है। लेकिन जापान के इस मिसाइल को देखते हुए अब ये चिंता यह है कि चीन इस इलाके में और रूस इस इलाके में, रूस अपनी सीमा पर और चीन अपनी सीमा में, जापान की सीमाओं के आसपास अपने गश्त और अभ्यास बढ़ा सकता है। आइए एक महत्वपूर्ण खबर अब जो है आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ अब नए सिरे से न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू की है। मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप प्रशासन के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने ये जानकारी दी। विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये समय आ गया है कि ईरान के साथ बैठकर पीस डील को फाइनल किया जाए। सर, इस मामले में तो मतलब कल से इतने पहलू, इतनी परतें खुल रही हैं। अभी शांति समझौते की स्थिति क्या दिखाई दे रही है सर? और ये अगर ये समझौता हो रहा है तो फिर कच्चे तेल में जो हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? दो अलग अलग चीज़ें। कच्चे तेल में जो वॉलेटिलिटी दिखी और करीब 1.5 से 2% की तेजी दिखी, ये अप्रत्याशित इसलिए नहीं थी क्योंकि कल जो परिस्थिति दिखाई दी थी ईरान और इजराइल की युद्ध विराम की तत्काल बाद, उसके बाद पश्चिम एशिया में बहुत सारे लोगों को, और ग्लोबल ट्रेडर्स से मेरी बात हो रही थी, उनको बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है कि ये शांति कितनी स्थायी होगी, क्योंकि इस शांति का कोई मसौदा नहीं है। इस युद्ध विराम में ना तो बात हुई दोनों पक्षों के बीच, ना कोई एजेंडा तय हुआ, ना कोई सहमति के बिंदु तय हुए, और ना ही यह तय हुआ कि जिस वजह से ये हमला हुआ था, ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जहां से शुरुआत हुई थी नातांज की परमाणु रिएक्टर पर, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया था, उस सब का होगा क्या। ये ऐसा लगता है कि जैसे अचानक की गई एक फोर्स्ड पीस थी और इसलिए बाजार इसे लेकर सशंकित और आशंकित है। हालांकि आज का दिन शांति से बीता। आज के दिन इजराइल और ईरान के बीच में कोई टकराव, किसी तरीके की टकराव होने की खबर अभी तक नहीं आई, जब तक हम इस कार्यक्रम को स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक। लेकिन तनाव भरी शांति है पूरे पश्चिम एशिया में, और इसीलिए कच्चे तेल को लेकर थोड़ी अंतर्धारणा तेजी की तरफ है। 1 से 1.5% की तेजी दिख रही है। अमेरिका में के जो मध्य पूर्व के एम्बेसडर हैं विटकॉफ, उन्होंने ईरान से बातचीत शुरू की है न्यूक्लियर डील पर दोबारा। जो शांति की बातचीत इस युद्ध से 15 दिन 20 दिन पहले चल रही थी, ये उसी क्रम में मानी जा रही है। पर इस बीच बड़ा असमंजस है ईरान में न्यूक्लियर क्षमताओं को लेकर, और हाल के हमलों में न्यूक्लियर क्षमताएं या न्यूक्लियर क्षमता प्रभावित होने या ध्वस्त होने को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स दुनिया के अखबारों में, एजेंसियों में तैर रही हैं। रॉयटर्स ने, CNN ने, गार्जियन ने, दुनिया भर के अलग अलग अखबारों ने रिपोर्ट्स को कोट करते हुए लिखा है कि अमेरिका के हमले में
न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। झटका तो लगा है लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जब नेटो की बैठक से वापस लौटेंगे, जो कि हैग में चल रही है, और आज वहां से कुछ बड़े फैसले रात तक आने की संभावना है, जिस पर हम कल आपसे सुबह उंगलियों पे दुनिया में भी चर्चा करेंगे और शाम को भी शायद चर्चा करेंगे। तब तक ये चीजें शांत रखने की कोशिश है। इसके बाद ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख ईरान को लेकर क्या होता है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम की मौजूदगी स्वीकार की जाएगी या ये खत्म हो गया है, ये पहले स्पष्ट होना जरूरी है। हालांकि एएफपी ने भी एक खबर दी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह मांग की है कि उसे ईरान जाने की छूट दी जाए, ताकि ईरान में जाकर वो ये देख सके कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो बेहद अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन युद्ध विराम कायम है, शांत है, सीजफायर कायम है। इसलिए आज शेयर बाजारों को भी राहत मिली और बाजारों में उनको ये लगा कि थोड़े समय में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। कच्चा तेल तब शांत होगा जब ये शांति मजबूत होती दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि कोई शांति का समझौता भी हुआ है। लेकिन सर, ये एक सवाल मेरे मन में लगातार चल रहा था कि जब इसके हम आगे चल करके इसके तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या था इस वॉर का, और ऐसा क्या अचीव किया गया कि ये वॉर बंद की गई। तो दोनों ही चीज़ें ऐसा लगता है कि ये अनुत्तरित रही। अगर वाकई में परमाणु कार्यक्रम को बंद करना था तो वो तो अभी भी अनआंसर्ड है। तो ये जो कुछ रहा, इसको कैसे याद किया जाएगा सर, आप कैसे देख रहे हैं इसे? इसीलिए तो बात जो आप सोच रहे हैं, ये सवाल मेरे दिमाग में या शेयर बाजार के निवेशकों के दिमाग में या कमोडिटी ट्रेडर्स के दिमाग में है कि जंग शुरू हुई थी इस बात से कि ईरान ने अपनी परमाणु क्षमता के मामले में संधि करने से मना कर दिया था, और अचानक अमेरिका ने अपने लोग वहां से बुला लिए और इजराइल ने ईरान के परमाणु क्षमताओं पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से इस बात का दावा किया गया। इजराइल ने पहले कहा कि उसने ईरान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया इजराइल की क्षमता को, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, अभी पर्याप्त तौर पर वो क्षमताएं यूरेनियम संवर्धन की मौजूद है, और इसलिए फिर बड़ी चर्चा हुई। अमेरिका से भी B-2 बॉम्बर्स भेजे गए और उन्होंने ने हमला किया। इसके बाद भी जो मुख्य मुद्दा था कि क्या ईरान इस बात से सहमत हुआ है कि वो परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा, या ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, ये कोई पुष्ट करने को तैयार नहीं। और झगड़े की जड़, विवाद की जड़ यही थी, और हम फिर वापस जंग से फिर शांति वार्ता पर वापस लौट आए। यही तो हो रहा था इस युद्ध से पहले। इस युद्ध से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता ही तो चल रही थी, जिसमें ईरान को इस लेवल तक मना लिया गया था कि वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर कुछ चीजें बात करेगा। एक शांति और सहमति की उम्मीद थी, बल्कि ये भी उत्साह दिखाया जा रहा था कि शायद कोई बड़ी डील हो सकती है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन सब सारी चीजें पटरी से उतर गई और एकदम अचानक दोनों देश, इजराइल और ईरान, जंग में पहुंच गए। तो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है दुनिया में इसको लेकर बेहद अनिश्चितता है कि ये चीजें किस दिशा में जाएंगी। बिल्कुल, और जैसे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा तो बोनस पे सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, फिर उसके साथ साथ विश्लेषण भी उसका मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर ग्लोबल थिंक टैंक OMFIF ने 2025 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में ज़्यादातर केंद्रीय बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व के लिए डॉलर की जगह गोल्ड को तरजीह दे रहे हैं और गोल्ड की होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के कुल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी घटकर 52% पर आ जाएगी। सर, करेंसी रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी पर यह रिपोर्ट आखिर में क्या बता रही है, क्या जानकारी दे रही है सर? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, और इसका असर हमें 3 बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आने वाले दिनों में। करेंसी के बाजार पर, गोल्ड के बाजार पर और बॉन्ड्स के मार्केट पर। और अगर आप सोने में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं या निवेश करने वाले हैं, तो आपके लिए तो ये खबर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया के बाजार में बैंक क्या कर रहे हैं इसके बारे में पहली अधिकृत जानकारी ग्लोबल पब्लिक इन्वेस्टर रिपोर्ट आई है। ओम्फी की रिपोर्ट काफी प्रतिष्ठित है, और इसने सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के रिजर्व बैंक जैसे और रिजर्व बैंक के जो सहोदर बैंक हैं पूरी दुनिया में, वो बैंक कैसे काम कर रहे हैं, वो दुनिया में अलग अलग मुद्राओं को, सोने को किस तरह देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डॉलर को लेकर जो सबसे चौंकाने वाला और सनसनीखेज तथ्य इस रिपोर्ट में निकल कर आया, वो ये आया है कि डॉलर सेंट्रल बैंकों की पसंद में अब 7वें नंबर पर आ गया है। यानी कभी सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डॉलर में रखना चाहते थे, और वो अब 7वें नंबर पर आ गया है। ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी घट रही है, 52 पर आएगी, जैसा विपुल जी ने बताया, 58 से घटकर 70% सेंट्रल बैंक
अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी में टैरिफ को लेकर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जो अनिश्चितता है, उसके कारण डॉलर में निवेश से पीछे हट रहे हैं और यह बेहद चौंकाने वाला है। आपको याद होगा एक अर्थम में हमने बात की थी जिसमें हमने ट्रंप के साउंड मनी प्लान की बात की थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिकी डॉलर धीमे धीमे दुनिया के मौद्रिक सिस्टम की फिएट करेंसी होने के बावजूद मुख्य धारा से बाहर हो रहा है। तो यह रिपोर्ट का पहला महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आया है। लेकिन सर, अब यहाँ से सेंट्रल बैंक्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे वो? विपुल जी, इस रिपोर्ट में विस्तार से सेंट्रल बैंक से बात की गई है। इसमें करीब दुनिया के अधिकांश सेंट्रल बैंक, 75 सेंट्रल बैंक और 15 सॉवरेन फंड शामिल हैं जिनके बीच में सर्वे किया गया। तो 75 सेंट्रल बैंक में दुनिया के सारे बड़े सेंट्रल बैंक आ जाते हैं और सॉवरेन फंड आ जाते हैं। इस सर्वे के बेस पर उन्होंने बताया कि करीब 90% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की पॉलिसीज लेकर आए हैं, टैरिफ की, प्रोटेक्शनिज्म की, उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं और इसलिए इसका असर सीधे उनके निवेश की रणनीतियों पर पड़ेगा। 31% सेंट्रल बैंक के मान रहे हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है, ये उनके निवेश फैसलों का बुनियाद होगा। 2024 में केवल 4% बैंक के मानते थे। 75% बैंक अब डिजिटल मुद्राएं जारी करने की योजना बना रहे हैं जिससे कि डॉलर के दबदबे को कम किया जा सके। बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस पर हम आगे भी किसी अर्थम में विस्तार से बात करेंगे। ज्यादातर बैंक अब ये कह रहे हैं, 28% बैंक का कहना है कि वो अपने रिजर्व्स का इसका निवेश अब जर्मन बॉन्ड और ईयू के ग्रीन बॉन्ड में करना शुरू करेंगे। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसके अलावा सॉवरेन फंड जर्मनी और यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा के स्टॉक्स में निवेश करने की तैयारी या फंड्स में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है, जिस पर अभी हमने चर्चा की, कि यूरोप अपने रक्षा क्षमताओं पर बड़े खर्च करने जा रहा है। तो एक पूरा शिफ्ट है ग्लोबल सेंट्रल बैंक की निवेश रणनीति में, जो कभी पूरी तरह से स्लैक होकर या आलस्य के साथ पूरी तरह डॉलर पर निर्भर थी। और वो दौर था जब विदेशी मुद्रा भंडारों का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर के हाथ होता था। अब सर, अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ से सर जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व का जो भंडार होगा उसे वो कैसे दिखाई देंगे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? और यही सबसे दिलचस्प निष्कर्ष है विपुल जी इस रिपोर्ट का, जो हमें हमारे निवेश परिस्थितियों को, भारत से लेकर पूरी दुनिया में निवेश के व्यवहार को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगा और कैसे होंगे, ये जानना जरूरी है। सोना अगले साल सेंट्रल बैंक्स की सबसे बड़ी पसंद हो सकता है। अगले 1 से 2 साल में 33% बैंकों ने कहा है कि अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अपनी हिस्सेदारी, सोने की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, जो 5 साल में सबसे ऊपर है। सीधा मतलब है कि सोने की कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बैंकों का अनुमान है, 20% बैंकों का अनुमान है कि सोना जो आज 3300-3200 डॉलर पर ऑउंस की कीमत पर है, 3500 से ऊपर जाएगा। पिछले 3 साल से लगातार केंद्रीय बैंक्स ने सोने में खरीद शुरू की है। तो एक बड़ा हिस्सा फॉरेक्स रिजर्व का सोने में जाएगा। दूसरी खबर सुनिए, दूसरी बात यह कि 16% बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो की हिस्सेदारी बढ़ाने वाले हैं। 2035 तक यूरो का हिस्सा रिजर्व में 22% हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। यूरो की करेंसी के लिए ये काफी बड़ा समर्थन है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स का, जो बिल्कुल समानांतर तौर से डॉलर, अमेरिकी डॉलर पर घटते विश्वास से निकल कर आया है। पर तीसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30% बैंक्स का कहना यह है कि 2035 तक वो युआन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। उनके रिजर्व्स में युआन का हिस्सा बढ़ेगा और ये 6% तक पहुंच जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जबकि युआन एक नॉन ट्रांसपेरेंट करेंसी है। युआन की कीमत बाजार नहीं बल्कि चीन की सरकार और चीन का केंद्रीय बैंक तय करता है। लेकिन फिर भी चीन का दुनिया के ट्रेड में बढ़ता रसूखे बता रहा है कि अब ग्लोबल बैंक्स अपने रिजर्व में युआन का हिस्सा रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि 3 मुद्राओं वाला रिजर्व सिस्टम हमें अगले 2-3 साल में उभरता हुआ दिखाई देगा, जिसमें डॉलर करीब 50 से 52% की हिस्सेदारी लेगा रिजर्व्स में, यूरो करीब 22% होगा और युआन करीब 6% की हिस्सेदारी के साथ मौजूद होगा। इसके अलावा बैंक सोने पर, गोल्ड की खरीद पर ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा खरीद करेंगे, क्योंकि उनको मुद्राओं की अस्थिरता से और खासतौर से डॉलर की अस्थिरता को लेकर गहरी चिंता है। यह बड़ा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव दुनिया में मौद्रिक समन्वय को, दुनिया में जो मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन है, उसको थोड़ा ज़्यादा जटिल बना देगा। तो बड़े बड़े बदलाव जो है वो दुनिया में देखने को अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो इन सब पे निगाहें रहेंगी हमारी। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो आज के इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने हैं यहाँ पर आप, लेकिन लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ लगातार हमें भेजते रहिए। अगर आपको कहीं कुछ सुधार लगता है कि और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए हमें किसी कार्यक्रम को लेकर के, किसी सेगमेंट को लेकर के, अपने सुझाव हमें भेजते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।